Today we are starting about the solubility of partially miscible liquids, liquid pairs. पार्शियली मिसिबल ऐसे लिक्विड जो आपस में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, ऐसे लिक्विड पेयर की घुलनशीलता को हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी टेक ए और बी, ये दो लिक्विड हैं. तो ये जो है ए बी में और बी ए में, ये जो है बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर. एग्जाम्पल है इसका फिनॉल और वाटर. फिनॉल और वाटर आपस में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बहुत कम मात्रा में घुलनशील है. अब इसमें क्या करते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है कांस्टेंट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम, वातावरण के प्रेशर पर हम जो है उन्हें आपस में घोल रहे हैं, शेक कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो जो कि कांस्टेंट है, इसलिए वेपर प्रेशर को हम इग्नोर कर लेते हैं. तो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी केवल दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और कंपोजिशन, यानी कि जो है सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो कंपोजिशन यानी कि सॉल्युबिलिटी आपस में वो चेंज होती है. तो जो केवल टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, तो वेपर प्रेशर को हम इग्नोर कर लेते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. अब सॉल्युबिलिटी के आधार पर, दोनों आपस में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के आधार पर 3 क्लास में हम डिवाइड करते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी. टाइप ए जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी, मिसिबिलिटी बढ़ती है. ऐसे लिक्विड पेयर जिनमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे म्यूचुअल मिसिबिलिटी यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. ये टाइप ए में आता है. टाइप बी में कहता है कि जिसमें कि टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से आपस की मिसिबिलिटी जो है घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, यानी टेम्परेचर घटाने पर बढ़ती है, इसका उल्टा. और एक तीसरी कैटेगरी है टाइप सी, जिसमें कि टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने पर दोनों पर ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर और घटाने पर, या हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है सॉल्युबिलिटी घटती भी है और बढ़ती भी है. अब पहले हम बात करते हैं ऐसे जिनमें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जैसा कि फिनॉल और वाटर सिस्टम. फिनॉल और वाटर सिस्टम, सपोज करो ए और बी दो लिक्विड हैं, दोनों को जो है शेक करते हैं. क्या होता है कि दोनों आपस में बहुत मुश्किल से घुलनशील हैं, तो दो सॉल्यूशन बनेंगे. एक तो सैचुरेटेड बनेगा, दोनों जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेंगे, एक तो ए का बी में और दूसरा बी का ए में. ठीक है ना, कि आंशिक रूप से दोनों आपस में सॉल्युबल हैं, तो दोनों के दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेंगे, एक का ए का बी में और दूसरा बी का ए में. मतलब ये है ए का बी में यानी कि बी ज्यादा मात्रा में है, ए कम मात्रा है. बी का ए में यानी कि बी कम मात्रा में है और ए ज्यादा मात्रा है. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ए की बी में और बी की ए में सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जा रही है ना. तो ये जो है ऐसा एग्जाम्पल फिनॉल और वाटर सिस्टम का है. जो फिनॉल और वाटर आपस में पार्शियली मिसिबल हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, जब लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है. जैसा कि जो है ऑर्डिनरी, और जब अगर हम वाटर में फिनॉल मिलाना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी कंडीशन पर 8% फिनॉल ही पानी में घुलता है, यानी कि 8 ग्राम फिनॉल और 82 ग्राम जो है वाटर आपस में घुलते हैं. और जब इनको, तो ये दो लेयर बन जाती हैं, एक जो है फिनॉल की लेयर और एक इसके बाद
हाँ, इसके बाद 8% तक घुल जाता है। 8% के बाद जब हम और फिनॉल मिलाते हैं तो लिक्विड लेयर बन जाती है, एक फिनॉल की लेयर और एक वाटर की लेयर। तो इस कंडीशन में दो लेयर बनती हैं, दो सॉल्यूशन बनते हैं, उनके कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं। एक क्या होता है फिनॉल का पानी में और एक पानी का फिनॉल में, और वो ऐसे सॉल्यूशन को कंजुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। कि क्या करते हैं कि फिनॉल में वो पानी में पहले फिनॉल मिलाते हैं और मिलाते चले जाते हैं, हम देखते हैं कि 8% तक तो फिनॉल जो है पानी में घुल जाता है। उसके बाद जो है से मिलाते हैं तो फिनॉल वाली लेयर अलग और एक फिनॉल वाला सॉल्यूशन और एक पानी वाला सॉल्यूशन बनता है, और वो दोनों इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि दो सॉल्यूशन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक पानी का फिनॉल में, एक फिनॉल का पानी में, दोनों सैचुरेटेड होते हैं, और इन दोनों को जो है ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, इन दोनों को कंजुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिनॉल की पानी में, पानी की फिनॉल में सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि दोनों कंजुगेट सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैसे तो हिट्रोजीनियस है, एक पानी का फिनॉल में, एक फिनॉल का पानी में, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो आपस में सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती जाती है, यानी कि फिनॉल की पानी में, पानी की फिनॉल में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो दोनों एक ही मर्ज हो जाते हैं और वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। इस सॉल्यूशन पर जो इस सॉल्यूशन को कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों होमोजीनियस हो जाते हैं तो उसे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं, या ये कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो है फिनॉल और वाटर के केस में 68.3 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जिसमें कंपोजिशन 33% फिनॉल होता है और 67% वाटर होता है। देखिए, तो ये जो है ये टेम्परेचर है और ये कंपोजिशन है। यहां पर क्या है, 100% पानी है ए, और यहां 100% फिनॉल है। जैसे जैसे इधर को चलेंगे तो फिनॉल बढ़ता चला जाएगा और पानी की कंसंट्रेशन पानी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे इधर को चलेंगे तो फिनॉल बढ़ता चला जाए, ये फिनॉल घटता चला जाएगा या पानी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इधर को फिनॉल बढ़ता है और इधर को वाटर बढ़ता है। तो यहां जो है ये इस जगह ये जो 8% है ये फिनॉल का वाटर में सॉल्यूशन है, और इस जगह पानी का फिनॉल में सॉल्यूशन है। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसमें होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो उसका होता है। ठीक, तो यहां जो है वाटर में फिनॉल का सॉल्यूशन, और यहां इस जगह जहां तो बढ़ेंगे को वाटर में फिनॉल का, इधर फिनॉल का वाटर में सॉल्यूशन। तो ये जो जैसे हम बताते हैं कि यहां से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फिनॉल इधर को बढ़ रहा है, फिनॉल की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और इधर जो हमारा फिनॉल वाली जो लेयर है जिसमें कि फिनॉल प्रेजेंट है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है सी से बी तक, यहाँ ए से बी तक। यहाँ ये फिनॉल की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, यहाँ वाटर की सॉल्युबिलिटी है फिनॉल में। समझ जाइए कि जो है कैसे होता है कि ये फिनॉल है और ये वाटर है। ठीक, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फिनॉल की वाटर में और वाटर की फिनॉल में सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, और इस पॉइंट पर आकर के दोनों ये जो लिक्विड हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं, और इस टेम्परेचर पर 68.3 पर ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक,
और ये आपस में कहीं नहीं काटते हैं। ये दोनों, ये सॉल्युबिलिटी कर्व है वाटर का फिनॉल में, ये सॉल्युबिलिटी कर्व है फिनॉल का वाटर में। ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटते हैं और एक बी पॉइंट पर आकर के ये मर्ज हो जाते हैं। इसे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। अब बात आती है कि एरिया जो है ए बी सी जो है इसके बाहर की साइड में क्या है, ये सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन। इधर जो है होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ऊपर है ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है। ये जो है ये वाला इसके ऊपर कोई भी हेट्रोजीनियस नहीं है, लेकिन ए बी सी यहां जो है इसके अंदर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। कैसे कैसे होता है कि जैसे जैसे इधर से ये वाटर में फिनॉल मिलता चला जाएगा यहां तक तो सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। इसके बाद जब फिनॉल जो मिलेगा तो वो दूसरी लेयर चालू हो जाएगी। यानी कि हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये है, ये है और ये है और ये है, तो तो ये अगर हम करें कि ये है और ये जो है ये वाली ये है, हाँ नहीं ऐसा होगा कि ये है और ये वाली ये है, ठीक। और यहाँ पर जो है ये फिनॉल है, ये वाटर है, तो वाटर तो ऊपर रहेगा, ये और ये वाला ये नीचे रहेगा। और यहाँ वाला जो है ये ऐसे और साथ में ऐसे, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो ग्रीन कलर में है फिनॉल का वाटर में, ये जो जामुनी कलर है ये वाटर का फिनॉल में। लेकिन अंदर की साइड में जब चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा फिनॉल का वाटर में, यहाँ तक वाटर का फिनॉल में सैचुरेटेड चलेगा। जब यहाँ इधर वाटर जो है इधर को बढ़ता चला जाएगा तो ये लेयर आ जाएगी। और इधर से जब इधर को चलेंगे तो जब फिनॉल चढ़ेगा तो ये आ जाएगा। तो 2 लेयर बन जाती हैं इस पॉइंट के आगे। तो ये अंदर की साइड में ये हेट्रोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस होता है। ये क्योंकि इसके ऊपर दोनों लेयर खत्म हो जाती हैं तो ये होमोजीनियस होता है। तो बात ये है कि अब क्या करें हम कि अगर ये इसका सॉल्युबिलिटी कर्व है फिनॉल का, ये वाटर का सॉल्युबिलिटी कर्व है फिनॉल में, तो ये जो पॉइंट है यहाँ एम डैश ये अगर हम बात करें कि फिक्स टेम्परेचर पर टी डिग्री सेल्सियस पर कंपोजिशन जो है फिक्स्ड लेयर का देते हैं, ये एम डैश ये तो एक्वस लेयर का है और एम जो है ये हमारा फिनॉल लेयर का है, ठीक। तो ये दोनों आपस में कंजुगेट सॉल्यूशन होते हैं। और ये एम डैश जो है ये एम डैश ये टाई लाइन बोलते हैं। एम डैश पर एक्वस सॉल्यूशन है और एम पर जो है फिनॉल का सॉल्यूशन है। ये एम डैश एम ये जो है हमारी टाई लाइन बोलते हैं और ये यहाँ जो है एक दूसरे के कंजुगेट सॉल्यूशन है। यहाँ ये वाला सॉल्यूशन है, यहाँ
ये वाला सॉल्यूशन है, या पानी का सॉल्यूशन है या फिनॉल का सॉल्यूशन है। ठीक, अच्छा जी। तो बात ये है कि अगर हम बात करें कि पॉइंट ये टीसी टेम्परेचर पर इस सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सी पॉइंट पर मान लो कि जो ए है इसकी कंसंट्रेशन इसकी जो है वो एक्स डैश ए है। सी पॉइंट पर जो कंपोजिशन है एक्स डैश ए का जो कंपोजिशन है वो एक्स डैश ए है। तो ये टीसी टेम्परेचर पर है। इस पॉइंट पर जो दो लेयर होती हैं, दो लेयर होती हैं, यानी कि दो सॉल्यूशन होते हैं। दो सॉल्यूशन माना कि अल्फा और बीटा होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसके बाद इसके बाद यहाँ जो है दो लेयर बननी चालू हो जाती है, एक एक्वस लेयर, एक फिनोलिक लेयर। तो यहाँ जो सी पॉइंट है इस पर दो लेयर हैं, एक जो है ये नीचे वाली ये फिनोलिक लेयर है, ऊपर वाली एक्वस लेयर है। मान लो कि इसमें इस सी पॉइंट पर ये जो है हमारा ए जो सब्सटेंस है वो उसका कंपोजिशन एक्स डैश ए है। ठीक है, तो यहां अल्फा और बीटा यानी फिनॉल और वाटर के सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। इसके जो कंपोजिशन है वो पॉइंट ए और बी से, यहां पर जो ए बी में, यहां पर बी ए में, ए बी में और यहां बी ए में। तो सपोज करो कि यहां पर जो है इसका जो मोल फ्रैक्शन है ए पर, ए की जो कंपोजिशन है, ए का जो कंपोजिशन है, हाँ, ए और पॉइंट बी पर जो है इसके जो है कंपोजिशन अल्फा और बीटा सॉल्यूशन का ए और बी पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो ए पॉइंट पर जो कंपोजिशन है ए का अल्फा सॉल्यूशन में एक्स ए और बीटा सॉल्यूशन में एक्स ए बी, अल्फा सॉल्यूशन में एक्स ए अल्फा और बीटा सॉल्यूशन में एक्स ए बीटा, यानी कि जो कंपोजिशन है एक्स का है वो बीटा सॉल्यूशन में, ए का कंपोजिशन बीटा सॉल्यूशन में और ए का कंपोजिशन अल्फा सॉल्यूशन में ए और बी पर है। ठीक, तो बात ये आती है अब इसमें जब हम यहां से ए और बी में किसी सी पॉइंट पर जाते हैं तो यहां जो रिलेटिव जो अमाउंट है वो चेंज होता चला जाता है। यहां पर जो ए का जो कंपोजिशन है अल्फा सॉल्यूशन में एक्स ए और बी पर जो ए का कंपोजिशन है बी में सॉल्यूशन में बी सॉल्यूशन यानी कि ये फिनॉल वाली लेयर में ए का कंपोजिशन, इधर को एक्स ए बढ़ रहा ना, तो ए की मात्रा अल्फा सॉल्यूशन में यानी पानी वाले सॉल्यूशन में एक्स ए और ए की मात्रा यानी कि हमारे जो फिनोलिक लेयर है उसमें एक्स ए बीटा, इसमें एक्स ए अल्फा। ठीक है, और सी पॉइंट जो होगा इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा ए तो जो है ए कम होता चला जाएगा और बी बढ़ता चला जाएगा इधर को, और इधर को बी कम होता चला जाएगा और ए बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ जो है ये रिलेटिव जो अमाउंट है इन दोनों का ये चेंज होता चला जाता है, इसे जो है अलोंग ये ए बी सी पॉइंट पर जो है। तो सी पॉइंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये रिलेटिव अमाउंट बदलता चला जाएगा। इसकी जो हम रिलेटिव अमाउंट है वो हम लीवर रूल से कैलकुलेट कर लेते हैं। लीवर रूल तो
सपोज करो ए और बी दो स्पीसीज हैं सी पॉइंट पर, इस पर जो है एन ए और एन बी, ए के एन ए और बी के एन बी मोल्स प्रेजेंट हैं सी पॉइंट पर। यानी और ये जो सी पॉइंट पर है जो है ये दो कंजुगेट सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा में ए का कंपोजिशन अल्फा सॉल्यूशन में एक्स ए अल्फा और बीटा सॉल्यूशन में एक्स ए बीटा। तो टोटल अमाउंट ए जो है वो दो सॉल्यूशन में बटा हुआ रहता है अल्फा और बीटा में, क्योंकि दो लेयर हैं, दो सॉल्यूशन हैं अल्फा और बीटा। तो उसमें जो ए की मात्रा है वो अल्फा सॉल्यूशन में एक्स ए अल्फा और बीटा सॉल्यूशन में एक्स बी बीटा, ये इसके मोल फ्रैक्शन हैं। तो इसलिए अब जो है ये तो हुआ हमारा जो एन ए है वो अल्फा में भी और बीटा में प्रेजेंट है। इसी प्रकार एन बी है, वो भी एन बी अल्फा में प्रेजेंट है और बीटा सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है। तो बी का जो अमाउंट है एन बी सी पॉइंट पर वो अल्फा सॉल्यूशन में भी और बीटा सॉल्यूशन में, अल्फा सॉल्यूशन में एन बी अल्फा और बीटा सॉल्यूशन में एन बी बीटा। उसी प्रकार जो ए सब्सटेंस है वो एक्स ए अल्फा अल्फा में, एक्स ए बीटा बीटा में। तो जो हमारी जो कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन है सी पॉइंट पर एक्स डैश ए इज इक्वल टू मोल ए का कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, जो सी पॉइंट पर ए की जो कंपोजिशन है, ए के जो मोल फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन क्या है कि मोल्स की संख्या ए की बटे मोल की संख्या ए की प्लस मोल की संख्या बी की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट पॉइंट सी। और ये जो एन ए है वो अल्फा और बीटा में डिवाइडेड है। तो एन ए इंटू अल्फा एन ए अल्फा के लिए प्लस एन ए बीटा के लिए। ऐसे ही ये एन ए अल्फा प्लस एन ए बीटा, यू एन बी अल्फा प्लस एन बी बीटा, क्योंकि दो सॉल्यूशन में अल्फा बीटा में ये मोल्स ए के और बी के जो है बटे हुए हैं। तो मोल फ्रैक्शन ए का तो जानते हैं कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, तो एन ए के मोल्स और एन बी बी के मोल्स, एन ए के मोल्स प्लस ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, जो कि दो सॉल्यूशन में बटे हुए हैं, एक तो एक्वस लेयर में, एक फिनोलिक लेयर में। एक्वस और फिनोलिक, एक्वस यानी अल्फा और फिनोलिक बीटा। तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा में बटे हुए हैं, तो एन ए अल्फा प्लस एन ए बीटा टोटल एन ए। ऐसी यहां पर एन ए अल्फा प्लस एन ए बीटा टोटल एन है, एन बी के एन बी अल्फा प्लस एन बी बीटा टोटल बी के। तो अब बात करते हैं ए सी। अब यहां जो है ये जो है ए सी क्या है, एक्स डैश ए माइनस ये एक्स ए। यहां एक्स डैश ए है कंपोजिशन, यहां एक्स ए अल्फा में। ठीक, तो ये ए सी बराबर एक्स डैश ए माइनस एक्स ए अल्फा, मोल फ्रैक्शन अल्फा सॉल्यूशन में। तो एक्स डैश ए तो ये हो गया एच इज माइनस मोल फ्रैक्शन अल्फा सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए के अल्फा सॉल्यूशन में, तो ए के मोल्स की संख्या प्लस ए के मोल्स की संख्या प्लस बी के मोल्स की संख्या, ये मोल फ्रैक्शन एक्स ए अल्फा सॉल्यूशन। तो ये अल्फा सॉल्यूशन में है, ब्रैकेट में का मतलब यह है कि अल्फा सॉल्यूशन में है ए के मोल्स की संख्या और ये बी के मोल्स की संख्या। ठीक, और क्या करेंगे कि इस फैक्टर को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फैक्टर को, तो ए सी इंटू ये वाला फैक्टर एन ए अल्फा प्लस एन ए बीटा,
और इस फैक्टर को फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स डैश ए एन ए अल्फा प्लस एन ए बीटा माइनस ये एन ए अल्फा, ये आ गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से बी सी की बात करते हैं। बी सी क्या है? बी सी, ये बी सी, तो यहां क्या है? यहां एक्स ए, बी पर क्या है? एक्स ए बीटा सॉल्यूशन में माइनस एक्स डैश ए, एक्स ए बीटा सॉल्यूशन में माइनस एक्स डैश ए, ये मोल फ्रैक्शन ए के बीटा सॉल्यूशन में। तो ये जो है हो गया तो ये हो गए बीटा सॉल्यूशन में ए के मोल्स की संख्या अपॉन बीटा सॉल्यूशन में ए के मोल्स की संख्या प्लस बीटा सॉल्यूशन में बी के मोल्स की संख्या। तो मोल फ्रैक्शन हो गए एन ए के, है ना, एन ए के। तो बीटा सॉल्यूशन में ये हुए माइनस एक्स डैश ए, सी पर जो कंपोजिशन है वो का वही वो। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बी सी में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बी सी इंटू एन ए बीटा प्लस एन बी बीटा, एन ए बीटा प्लस एन ए बीटा प्लस एन बी बीटा, ये ऐसी जगह ये नीचे से कट जाएगा और ये वाला फैक्टर फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स डैश ए एन ए बीटा प्लस एन बी बीटा, ये 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 में से 1 घटाएंगे। 2 कौन सी है? ये वाली। इसमें से 2 नहीं, ये 3, ये 3। इक्वेशन 2 में से 3 घटाएंगे तो ये जो है ये वाला एन ए अल्फा एन बी अल्फा इंटू ए सी, ये आ गया एन ए अल्फा प्लस एन बी अल्फा इंटू ए सी, ये आ गया माइनस ये वाला एन ए बीटा प्लस एन ई बी बीटा, एन ए बीटा प्लस एन बी बीटा इंटू बी सी इज इक्वल टू, अब राइट वाला ये इसमें एक्स ए अल्फा इसमें भी कॉमन है और यहाँ ये इसमें भी कॉमन है, तो एक्स ए अल्फा यहाँ हमने ये कॉमन ले लिया इधर, क्योंकि ये एक्स ए अल्फा इसमें भी कॉमन है और एक्स ए अल्फा ओ कहाँ गया, एक्स डैश ए इसमें भी कॉमन है, एक्स डैश ए इसमें भी कॉमन है, तो हमने एक्स डैश ए लिख लिया। अब ये एन ए अल्फा प्लस एन बी बीटा, एन ए अल्फा प्लस एन बी अल्फा, है ना, अल्फा वाले, और प्लस क्योंकि माइनस किया है यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, तो प्लस एन ए बीटा प्लस एन बी बीटा, तो ये एक्स डैश ए बार कॉमन वाला आ गया। इसके बाद दूसरी चीज है ये माइनस एन ए अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया एन ए अल्फा, और यहाँ यू माइनस हो जाएगा ये वाला है एन ए बीटा, तो यहाँ माइनस माइनस दोनों को बाहर आ गया था, एन ए बीटा हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि इसको अगर हम इस फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जो इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एस डैश ए और ये वाले अल्फा और बीटा के सॉल्यूशन के दोनों के मोल्स के ए और बी के, देखो ये वाला एक्स डैश ए और ये एन ए अल्फा के अल्फा सॉल्यूशन में और बीटा सॉल्यूशन में दोनों के मोल्स की संख्या, ये और ये जब इधर पहुंच जाएगा तो ये पूरा फैक्टर माइनस हो जाएगा, माइनस ये एन ए अल्फा प्लस एन ए बीटा, ये माइनस, तो यहाँ ये इधर पहुंच गया सारा का सारा और ये माइनस इधर पहुंच गया, तो ये सब कुछ हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये जो फैक्टर है यहाँ ये 0 हो गया राइट हैंड साइड। तो कुल मिलाकर के अब ये माइनस है और ये माइनस ये है, तो ये सब 0 हो गया। तो बल्कि इसे कर देते हैं ये इक्वल टू 0। अब जब ये 0 हो गया
हाँ, तो ये जब 0 हो गया तो ये बराबर ये आ जाएगा, ये इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इक्वल टू ये हो गया, तो ये बीटा वाला फैक्टर है और बी सी नीचे ले आएंगे और ए सी ऊपर का ऊपर रह जाएगा। बल्कि हाँ, इसे एक काम करते हैं, दोबारा लिख देते हैं कि ये जो है एन ए अल्फा प्लस एन बी अल्फा इंटू ए सी इज इक्वल टू एन ए बीटा प्लस एन बी बीटा इंटू बी सी, है ना। तो क्या हो गया, ये जो है 0 था तो ये आपस में बराबर कर लिए, तो ये जो है बी सी को यहाँ नीचे ले आएंगे और इस वाले को यहाँ नीचे ले आएंगे। तो ये हो गया एन ए बीटा में एन बी बीटा में अपॉन एन ए अल्फा में एन बी अल्फा में, तो ए सी अपॉन बी सी हो गया। तो ए सी अपॉन रिलेटिव अमाउंट जो है ए सी अपॉन बी सी, तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्या है, टोटल ये ए के और बी के मोल्स हैं, तो टोटल अमाउंट्स बीटा सॉल्यूशन में बटे टोटल अमाउंट इन अल्फा सॉल्यूशन में। एन ए अपॉन एन बी टोटल हो गया ना ए और बी का, तो ये अल्फा सॉल्यूशन में और ये बीटा सॉल्यूशन में। तो ए सी अपॉन बी सी टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन बीटा, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अल्फा। तो जो ए सी है उधर की तरफ क्या है हमारा, ए सी है उधर की तरफ हमारा जो अल्फा सॉल्यूशन है, और जो बी सी है उसकी तरफ हमारा बीटा सॉल्यूशन है। इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। ए सी की तरफ हमारा अल्फा सॉल्यूशन है, बी सी की तरफ हमारा बीटा सॉल्यूशन है। ये दिखाते हैं, ये रहा जो है अल्फा सॉल्यूशन हमारा ए सी की तरफ है और ये बीटा सॉल्यूशन हमारा बी सी की तरफ है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनटू इंटर्म मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो यही हमारा जो है वो रूल है, लीवर रूल। ठीक, इसके बाद हाँ जी, तो जो कोई पॉइंट आउटसाइड ऑफ द कर्व है ए बी सी, वहाँ फेज एक है सैचुरेटेड मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन, और कंपोनेंट 2 हैं पानी और हमारा फिनॉल। तो उसके अकॉर्डिंग एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता है। तो सी तो हमारे 2 कंपोनेंट हैं, ये फिनॉल और पानी, और फेज ए की है होमोजीनियस सॉल्यूशन है, चाहे हम लेफ्ट की बात करें चाहे हम राइट की बात करें। ये दिखा दें, ये वाला पेज नंबर 2, ये वाला ये बाहर की साइड में, तो ये जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन है बाहर की साइड में, इधर भी होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो यहाँ फेज तो एक है लेकिन कंपोनेंट 2 हैं, फिनॉल और वाटर, फिनॉल और वाटर। ठीक है, तो ये जो है मेरे ये हो गया और ये चौथा। हाँ, तो यहाँ कंपोनेंट जो है हमारा 2 हैं और फेज 1 है जो कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो यहाँ से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो 2 डिग्री टेम्परेचर और कंपोजिशन से हम पता लगाएंगे कि जो है कि हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक, अब बात करते हैं इनसाइड एबीसी अंदर की साइड में जो है वो वहाँ दो हैं, हिट्रोजीनियस है क्योंकि एक लेयर फिनॉल वाली है और एक लेयर हमारी वाटर वाली है। कंपोनेंट 2 हैं, फिनॉल और वाटर। तो उस कंडीशन में C माइनस पी प्लस 2, तो C माइनस पी 2 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि एक तरीके से रेड्यूस्ड फेज रूल जो है अप्लाई होगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में केवल हम टेम्परेचर से बता देंगे कि कंपोजिशन क्या है, कितना जो है हमारे
जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ क्योंकि दोनों लेयर की सॉल्युबिलिटी, चाहे वो वाटर वाली लेयर हो चाहे वो एक्वस वाली लेयर का सॉल्यूशन हो, दोनों की कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंपोजिशन कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर पता लगाने से हमें कंपोजिशन पता लग जाएगा कि ABC के अंदर वाले पोर्शन के लिए। अब बात करते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के लिए। वहाँ कंपोजिशन अंदर और की साइड में और बाहर की साइड में, ये जो है बात करते हैं ये वाली कि ये जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों बराबर हैं, लेकिन एक फेज ये वाला हो गया इक्विलिब्रियम और एक वाला ये वाला, फेज दो हो गए, कंपोजिशन सेम है तो कंपोनेंट जो है सेम होगा कि यहाँ इसके बाद तुरंत ये होमोजीनियस हो जाता, इसके तुरंत बाद हेट्रोजीनियस हो जाता। तो ये एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, लेकिन कंपोनेंट एक ही होगा, कंपोजिशन जो है सेम होने की वजह से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कंपोनेंट एक C इक्वल टू 1, फेज इक्वल टू 2, C P इक्वल टू 2, तो यहाँ फेज रूल हो गया 1 - 2 + 2 इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि अब बात यह है कि टेम्परेचर जो है वो जो हमारा प्रेशर है कांस्टेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई, और वो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वो नॉन वेरिएंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 1 की जगह 0 हो जाएगी। रेड्यूस फेज रूल हमारा अप्लाई होगा, और यानी कि क्रिटिकल सॉल्यूशन CST पर हमारा जो है कंपोजिशन जो है फिक्स होगा। ठीक, तो ऐसे और एग्जाम्पल हैं, वाटर एनिलीन जिसका CST 167 है, बेंजीन एनिलीन जिसका 59.5 है, मिथाइल एल्कोहल साइक्लोहेक्सेन जिसका 45.5 डिग्री सेल्सियस है, बिस्मिथ और जिंक मेटालिक सिस्टम है उसका जो है 850 डिग्री सेल्सियस जो है कम CST है। अब बात करते हैं कि ऐसा लिक्विड पेयर जिसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटती है। ये तो आपको पता है कि दो जो पार्शली मिसिबल लिक्विड को जब एक साथ मिलाते हैं तो दो लेयर बन जाती हैं, दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो बात ही कौन सा है, ये है हमारा मिथाइल इथाइल कीटोन और वाटर सिस्टम, और ट्राई मिथाइल एमीन और वाटर सिस्टम। इनकी कंडीशन ये होती है, तो क्या होता है कि यहाँ तो इस टेम्परेचर के नीचे 19 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो ये हमारा जो है एक फेज है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इधर वाटर है ना, इधर वाटर है पूरा, इधर एनिलीन है, तो जैसे जैसे हम ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये हमारी एनिलीन तो इधर को बढ़ रही है ना, तो एनिलीन कम होती चली जा रही है, और इधर को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ वाटर है ना, इधर इस साइड में इधर से बढ़ रहा ना वाटर, इधर से वाटर बढ़ रहा है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से ये कम होता चला जाता है वाटर। तो एनिलीन में वाटर इधर है, वाटर में एनिलीन इधर है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो है घटती चली जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये जो है कंसंट्रेशन घटती चली जाती है, मिसिबिलिटी घटती चली जाती है। तो इसके ऊपर ये जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, इसके ऊपर यहाँ जो है दो फेज प्रेजेंट हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में इस जगह ABC के अंदर की साइड में यहाँ दो फेज हैं और ये बाहर की साइड में एक फेज है। ठीक, तो एक होता है कि जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी घटती भी है और बढ़ती भी है। बढ़ ये रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ ये रही है और घट ये रही है, बढ़ ये रही है। हाँ, तो ये जो है ये बढ़ रही है और घट ये रही है। तो तो अंदर की साइड में यहाँ दो फेज हैं और बाकी सब जगह ये एक फेज है। तो यहाँ
ये 2 लेयर आती हैं और यहाँ भी सब जगह बाहर एक ही लेयर होती है, बाकी सब जगह वो नहीं। तो यहाँ जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है कम होती चली जाती है, और यहाँ टेम्परेचर घटाते हैं तो यहाँ सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है ना। इधर सॉल्युबिलिटी, इधर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इधर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। तो जो है या तो घटाने से बढ़ती है ना, या बढ़ाने से बढ़ती है। हाँ, तो ये यहाँ घट रहा है टेम्परेचर तो बढ़ रही है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ रही है, यहाँ टेम्परेचर घट रहा है तो बढ़ रही है, और यहाँ हाँ, ये द्वारा तरीके देखिए कि अगर हम इस सब कुछ करो, ये निकोटीन है इधर, तो निकोटीन की मात्रा जैसे जैसे टेम्परेचर घटाया तो बढ़ गई, और इधर जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ गई। ये पानी की मात्रा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ गई, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाया तो घट गई। ये जो है यानी कि 208 से ऊपर तो 1 फेज है, 60.8 से नीचे 1 फेज है। तो ये निकोटीन और वाटर सिस्टम है ना। तो ये हमारा ये हो गया कि जो है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो है बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से भी जो है बढ़ती है। तो ये 3 टाइप के हमारे सॉल्यूशन होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।